अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और नाज़रीन, बड़ा सियासी तौर पे बड़ा गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। एक तो ये कि फैटअप वाला मामला, जो खबर तो ये आ गई कि बहरहाल पाकिस्तान ने जो 34 शक़ी थी उस पर मुकम्मल काम कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अब जब अक्टूबर में टीम विजिट करेगी तो फिर फैसला होगा। इस पर क्रेडिट की जंग शुरू हो गई। कल जब हम कासिम खान सूरी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, तो अभी वो बता ही रहे थे अपनी कारकर्दगी के, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि एक ट्वीट आ गई और फिर उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। बहरहाल जो आज हिना रबानी कर साहिबा वापस आई हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो क्या कह रही थी और क्रेडिट के हवाले से भी उन्होंने बात की है। ज़रा क्विक रिव्यू कीजिएगा। मेरे ख्याल काफ़ी सेंसिबल बात कम अज़ कम हिना रबानी खर साहिबा की जानिब से आई है। हमाद अजहर साहब भी आज गिनवा रहे थे कि किस किस ने क्या क्या किया, क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लीजिए। और जिस ट्वीट का मैं कल जिक्र कर रही थी, DGI इस्पियार की जानिब से आई और फिर माहौल अचानक गर्म हो गया। वो ट्वीट क्या थी वो भी आपकी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि कंप्लीशन ऑफ FAREF AML CFT एक्शन प्लान बाय पाकिस्तान इज़ ग्रेट अचीवमेंट। और फिर उन्होंने उस कोर्स साल का जिक्र किया कि जो GHQ में बना था और इससे पहले भी पूरी खबरें चल चुकी हैं। तो बहरहाल ये तमाम तो वो चीज़ें हैं। पैनलिस्ट का जो आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करा दूँ। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक और बात की है, तो उस पर बड़े सवालात उठे हैं और जो आज के सवालात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन पहले मेहमानों से तारुफ। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वीडियो लिंक पे रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और ये भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। आज के 5 सवालात को एक आपके सामने रखती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, FATF पर क्रेडिट लेने की जंग, एक कौम कब बनेंगे। सवाल नंबर 2, खान को ना निकालते तो 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिए जाते। नून लीग का बयानिया, तो क्या ये थी PTI हुकूमत के खात्मे की असल वजह। सवाल नंबर 3, ये हमारी कब सुनते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब सुनते हैं। जरदारी साहब किससे मुखातिब हैं। सवाल नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट का बारह गैर सियासी होने के ऐलान के बावजूद सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुहिम जोई क्यों। और आखिरी सवाल करेंगे, PTI का लॉन्ग मार्च से गुरेज, महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, तब्दील शुदा हिकमत अमली साजिश के बयानिए को कितना पहुंचाएगी नुकसान। लतीफ खोसा साहब, यही बात मैं आपसे कर लेती हूँ, क्या मेरा सवाल गलत था या कोई टेक्निकल इशू था, या इस पे आप कुछ कहेंगे या आप गायब होंगे। नहीं देखिए नादिया, इतनी आपने हसास बात कर दी। देखिए हम तो पहले दिन से कहते थे, सिलेक्टेड कहते थे, और अगर आप सारा 4 साल, पौने 4 साल का तो नहीं, मैं 3 साल का कम अज़ कम, उसके बाद तो ज़रा कुछ न्यूट्रल होना शुरू हो गए। तो न्यूट्रल तो फिर जो कुछ खान साहब ने हशर किया, न्यूट्रल जानवर को कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, और आज तक उनका बयानिया जो उस तरफ जा रहा है, उससे पहले की बात है। ये सेल बना था बिल्कुल, और खान साहब को खुली छुट्टी थी गालियां गलोच देने की, और वो तो कभी कंटेनर से उतरे ही नहीं थे। रियासतें ना इस तरह चला करती हैं, ना हुकूमतें इस तरह चला करती हैं। आप इना की सियासत नहीं किया करते, आपको ट्रेजरी और अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। अफाम और तफहीम से आपको पार्लियामान को रेलेवेंट बनाना पड़ता है, और पार्लियामान नहीं चल सकती जब तक आप अपोजिशन के साथ मिलजुल कर काम बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब ये मामला, माजरत के साथ सर, ये मामला जब पार्लियामान में आया था तो आप लोग वॉकआउट कर गए थे। मैं उस पे भी जाऊंगी और वो फुटेज भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन जनरल साहब से राब्ता बहाल हो गया है, तो जरा एक दफा फिर जनरल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी बात तो मुझे पहले भी आ रही थी, बल्कि आपका हंसना और तमस्सर उड़ाना भी मैंने सुन लिया। और मैं नहीं सर, तमस्सर बिल्कुल नहीं था सर, ऑन लाइट आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल प्लीज। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी सर, आप जी सर, बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से कि किसी को अलग से क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। जो हिना रबानी खर साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक है, जो हमाद अजहर ने की है उसने भी तमाम अदारों को उसमें नाम ले लिया है। तो मेरा ख्याल ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सक्सेस है, और इसमें हाँ ये अलबत्ता बात है कि देखें जिसकी हुकूमत होती है उसके दौरान जो भी बात हो, जैसे मिसाल के तौर पे लोग बहुत कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब धमाके करने पर आमादा नहीं थे, ये, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि चूंकि उनके दौर में धमाके हुए तो उनसे क्रेडिट कोई ले नहीं सकता। इसी तरीके से भुट्टो साहब ने शुरू किया, उनसे क्रेडिट कोई ले नहीं सकता। इसीलिए PTI की हुकूमत के दौरान 34 के 34 पॉइंट पर अमल हुआ, ये क्रेडिट PTI हुकूमत से कोई ले नहीं सकता। तो इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है, सबने मिलकर काम किया है और सबको क्रेडिट जाता है।
अलबत्ता जो वक्त की हुकूमत होती है उसको ज्यादा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है सदाकत अब्बासी साहब इससे तो आप मुतमईन है, जो खोसा साहब ने कहा उस पर कुछ कमेंट करना चाहें तो कर दें, लेकिन जनरल साहब ने और हिना रबानी कर साहबा ने मेरा ख्याल है बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है। देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है जनरल साहब ने बात की, बड़ी मुनासिब बात है कि आर्मी एक इदारा है और ज़ाहिर है वो उसका हिस्सा है पूरे रियासत का, और अगर हुकूमत वक्त जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करती है और वो तमाम इदारे उसके ताबे होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीटीआई की गवर्नमेंट और अगर जो आज की जो गवर्नमेंट है ये अगर कोई अपने क्रेडिट की बात करें तो बनती भी है। बाकी ये जो ये मौजूदा हुकूमत है इनका तो क्रेडिट, ये आपको याद है ना हिरान रबानी खान साहिबा जब वो करारदाद पेश हो रही थी फैटफ के कानून की, तो ये तो बाइकआउट कर रहे थे। आपको याद है वो 34 पॉइंट थे, इन्होंने तो टेबल पे रखा था कि फैटफ पे हम तब साइन करेंगे जब हमें आप एनआरओ देंगे। तो वो एनआरओ बाद में आज आपने सुनी होगी खुरम दस्तगीर साहब की स्टोरी कि वो एनआरओ उनको मिल गया कि वरना साल के आखिर में उन सबको सजाएं हो जानी थी, जजेस जो है बहुत सारे भर्ती हो जाने थे, केसेस कंक्लूड होने थे और अगले 15 साल पीटीआई की हुकूमत। मैं वापस आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैं फैटफ पे आए। फैटफ पे ये था हम कौम क्यों नहीं बनते, हम कौम एक कौम क्यों नहीं बनते? बिल्कुल कौम बने। आज कौम पीपल्स पार्टी का और नून लीग का एहतसाब करे, ये हमारे बड़े भाई हैं खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब, ये जवाब दें, कौम से माफी मांगे। उस वक्त जब इमरान खान हुकूमत सर तोड़ कोशिशें कर रही थी ये मनी लॉन्ड्रिंग के और ये टेरर फाइनेंसिंग के कवानीन को फैटफ के मुताबिक लाने के लिए, उस वक्त इन्होंने एक कागज पकड़ाया था कि हम फैटफ के कवानीन को ठीक करने के लिए तब करेंगे जब ये 34 पॉइंट शिक बाय शिक वो पॉइंट थे जिनमें इनके सब के केसेस माफ हो रहे थे। और आप उस वक्त सवाल करती थी कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं मेरी जान भी चली जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो वो एनआरओ क्या था? वो एनआरओ यही था कि 155 सीट वाले बाहरें और 84 सीटों वाले आज सीएम है, नैब के सारे कानून खत्म हो गए, एफआईए के सारे केसेस एफआईए के सारे केसेस खत्म हो गए और वो जो प्रोसिक्यूटर थे वो बदल गए और आज खुलियां हो जाए गलियां विद मिर्जा यार। कुछ चीजें होती है ना वो जो बियॉन्ड द लाइन होती है, मतलब आप बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, आप छक्का मार देते हैं ना, मतलब पता नहीं कहाँ गेंद चली जाती है। तो शर्जील इनाम मेमन ने तो आज वही किया है, उन्होंने कांग्रेस किया फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी फॉर स्पेशल एफर्ट्स पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ ग्रे लिस्ट ऑफ फैटफ। तो सबसे पहले तो उनको बताए कोई कि अभी ग्रे लिस्ट से निकला नहीं है, फिर वो हमें बताएं कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या रोल था। अच्छा ये सब पूछ लूंगी मैं खोसा साहब से, लेकिन याद दहानी बड़ी जरूरी है। पार्लियामान में जब ये पेश हुआ था तो बहैसियत वजीर आजम उस वक्त इमरान खान साहब ने एक स्पीच की थी, उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो एस्टैब्लिश करना है वो यही अपोजिशन जो आज क्रेडिट की मारा मारी पड़ी हुई है, इसने किस तरह से वहां पे बाइकआउट किया था, वो जरा क्लिप देखिए। खोसा साहब, याद माजी अजाब है यार अब, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं पार्लियामान से आया तो आपने बाइकआउट कर दिया, ये शर्जील इनाम मेमन साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद क्यों दी है कि स्पेशल एफर्ट्स? नहीं देखें, अभी जनरल साहब ने भी कहा जो हुकूमत होती है उसी को क्रेडिट जाता है। मोहतरम इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले गए, इन्होंने अमेरिका को भी धुतकारा, इन्होंने यूरोप को धुतकारा, इन्होंने सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब किए, इन्होंने सीपैक को जो है स्टॉल किया, चाइना के साथ इनके ताल्लुकात। आप जरा पॉलिटिकल सीनेरियो देखिए, हम आइसोलेशन में चले गए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मनसब जो है संभालते ही पहले स्टेट्स में गए, फिर ये डेवस गए, फिर ये जो है यूएई में सुन नहीं बहुत ज्यादा देखें। जब तक आपकी पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकली जब आपके ग्लोबलाइजेशन में आप नहीं आएंगे, आइसोलेशन में जाएंगे या आपके ताल्लुकात इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आपके खराब होंगे तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट होता है। ये हुकूमतें करती हैं इन चीज़ों को फाटफ में से आपको निकालने में, ये कोई एक इदारा नहीं करता है। तो हुकूमतें इसमें सारी बहुत सारी शामिल थी। ताल्लुकात जो है वो असरअंदाज होते हैं, ये जो नहीं हर चीज पर होते हैं। आपके IMF ना माफ कीजिएगा, नहीं बिल्कुल आपके IMF पर हैं, वर्ल्ड बैंक पर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक पर हैं, आपके फाटफ पर हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनल ग्लोबली यू आर इन अ ग्लोबल विलेज। यार क्या कर रहे हो? की राय लेती हूं सर,
मैं इसको नहीं, जनरल मैं साहब की एक राय चीज लेती अर्ज हूँ, कर मुख्तसर दूं, सा यू ब्रेक सी लेती हूँ। आई जी एम सर। नॉट विटलिंग डाउन इमरान खान के क्रेडिट को, मैं विटल डाउन नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है बिलावल सर। का जो क्रेडिट है मानिएगा, उसने आइसोलेशन से पाकिस्तान को ठीक है सर, निकाला है, मैं ब्रेक और ले लेती हूँ। उसने इमरान खान की भी एक्सेप्ट की है, और हमने रूस के उनके दौरे को जस्टिफाई किया है अपना बिलावल भुट्टो बिल्कुल ठीक है, जरदारी ने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल और मुझे याद उन्होंने है, कहा है मैं कि ये रियासत का भैया, फैसला अगर था, एक हम मिनट स्टैंड करते हैं उसके साथ। देखें, सर ब्रेक ले लेती हूँ, इन ब्रेक ऑल साथ जनरल साहब के पास आऊंगी, इन उनसे ऑल जवाब दूंगी। फेयरनेस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनरल साहब, मैं ज़रा इस पे आपका कोई रिव्यू लेना चाहूँगी, आपका इनपुट के जो हमारे ममालिक के साथ ताल्लुकात होते हैं, इंटरनेशनली जो हमारे रिलेशंस होते हैं, क्या वो असरअंदाज शायद IMF पे हो सकते हों, अपना वर्ल्ड बैंक पे हो सकते हो, लेकिन क्या वो फेटअप पे भी होते हैं, जिस तरह से खोसा साहब फरमा रहे हैं? आपकी रहनुमाई चाहिए सर। जी, मेरा अपना ख्याल ये, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है? श्योर सर, बिल्कुल सही, लाउड एंड क्लियर। मेरा अपना देखें, मैं एक हकीकत जो मेरे नज़र में है, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले इन्होंने 27 पॉइंट पेश किए थे और उसके बाद 7 और ऐड किए थे, और ये मैं आपको बता दूं, अगर आज इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो वो 6 और ऐड कर देते। तो खोसा साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि ये उनकी हुकूमत चेंज होने की वजह से FATF जो है आपको ग्रे लिस्ट से निकाल रहा है, वरना आप 27 जमा 7 जमा 8 जमा 9 करते रहते और आपने कभी नहीं निकलना था उस लिस्ट से। इसकी वजह यह है कि FATF एक पॉलिटिकल टूल है सुपर पावर के हाथ में, और ये सारी दुनिया जानती है, खोसा साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं। तो इसमें जो तो क्रेडिट है काम करने का वो जाता है PTI को, लेकिन जो क्रेडिट है ग्रे लिस्ट से निकलने का वो इस चेंज की वजह से है, उसमें मैं खोसा साहब से एग्री करता हूँ। अच्छा, तो फिर वो खान साहब की हुकूमत से आप ये कह रहे हैं कि फेटअप ना खुश था, और अब जो हुकूमत है, जो एक इत्तेहादी की हुकूमत है, उससे ये खुश है। तो सर, जब फेटअप ने ग्रे लिस्ट में डाला था तब भी तो PMLN की हुकूमत थी। जी, हुकूमत थी, लेकिन उनके खैर आखिरी वो आपको पता दौर था कि उनकी किसी पॉलिसी से कोई इख्तिलाफ। और देखिए, एक मिनट मुझे बात कर रहे थे, फेटअप ने जो कुछ हमें करने के लिए कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर हुंडी का कारोबार खत्म करना है, अगर टेररिज्म को आपने सपोर्ट नहीं करना है, अगर आपने सारा डॉक्यूमेंट करनी है इकॉनमी, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मेरी बहन ये साथ उनके और भी इरादे होते हैं, और भी बहाने होते हैं, तो वो सारी चीजें और हम जानते हैं। मतलब इसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आपको ना मालूम हो या खोसा साहब को मालूम ना हो या राजा साहब को पता हो ना, ये सब बातें हमें मालूम है। तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका इमरान खान साहब से नाखुश था, और अमेरिका का असर रसूख है FATF पे। वो बेशक आप 50 पॉइंट पूरे कर देते, इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपका वापसी का बहुत मुश्किल काम था, तो इसलिए मैं इस बात पर कायम हूँ। ओके फाइन, चले हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर खोसा साहब इस पे अपना इनपुट देना चाहें जरूर दीजिएगा, लेकिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक नई बहस का आगाज हो गया है, या फिर उसको कहें कि बिल्ली शायद थैले से बाहर आ गई। कल तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक इंकशाफ किया, खैर वो इंकशाफ नहीं था, मैं कैटेगोरिकली ये बात कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा ने 1 से 2 हफ्ते कबल आके प्रोग्राम पे इसी सीट पर बैठकर ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे ये बात की थी, लेकिन ज़ाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो आई रिस्पेक्ट, और मैं उसको हमने ना उसका प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और ना मैं अभी उनकी बात को उनका नाम जाहिर कर सकती हूँ। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब क्या कह रहे थे ये सुनिए। खान साहब के फाशिस्ट प्लान थे इस मुल्क पे हमला करने के, उन्होंने 10 से 15 साल इस मुल्क पे हुकूमत करनी थी, तमाम PMLN समेत तमाम जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, ये इरादे थे। तो खोसा साहब ये इरादे अवाम के सामने ले आते, महंगाई मुकाओ मार्च, मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, फैसिस्ट तो थे, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरम इमरान खान बिल्कुल डेमोक्रेटिक उनका जहन नहीं था, फैसिस्ट बिल्कुल थे। लेकिन मैं इस बात से तो खैर इत्तफाक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील था और फ़कीर दाद के केस में, जिसमें चीफ जस्टिस के पास वो मैंने बेल में गया, वो जज जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो है वो 1 साल से खाली पड़ा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने सारे पाकिस्तान के जजेस की लिस्ट मंगवाई, केसेस की फहरिस्त मंगवाई,
उन्होंने कहा क्यों कर डिस्पोजल नहीं हो रहे, उन्होंने कहा 120 जजेस और लगाओ। 2 साल अटॉर्नी जनरल जो है मोहतरम इमरान खान साहब की कोई ना कोई हीले बहाने से तारीखें लेते रहे। इन्होंने एक जज नहीं लगाया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, चीफ जस्टिस के अहकामात के बावजूद। तो ये ठटवे ना करें जो है मोहतरम इमरान खान साहब, ये संजीदा नहीं थे, ये पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्टेड नहीं थे कि डिस्क्वालीफाई किया जाए उस वक्त की ऑपोजिशन। ना नहीं, डिस्क्वालीफाई करें या ना करें, लेकिन वो मीडिया से खेलते थे, वो मीडिया ट्रायल करवाते थे, उनको कोई संजीदगी उसमें नहीं थी क्योंकि उनके पास शायद ठोस मवाद नहीं था जिसकी बेसिस पे वो समझते कि ये कन्विक्शन इसमें हो सकती है। वो यही चाहते थे कि खबरें मुश्तहरी मनादी करके इतना दागदार किया जाए, सदाकत अब्बासी और दूसरे दोस्तों को कहकर चोर डाकू फलाना मकसूद गुज्जर पापड़ी वाला फलाना करके एक केस ने जो है वो हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। और मेरे केस में खोसा साहब, मैं उनसे ये उन्हीं से पूछें, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, ये उन्हीं से पूछें। लेकिन मेरी नज़र में ये था कि ये पॉलिटिकल गिमिक था, वो इसको व्हीलिंग डीलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वो खुद संजीदा नहीं थे कि फैसले हों, इसलिए कि फैसले के लिए मवाद चाहिए और कोई मवाद के बिना जितनी भी अदालत हो वो सजा नहीं कर सकती है, इसलिए वो लंबा करते जा रहे थे। मुझे बताएं कोई केस इन्होंने फैसला किया है? 4 साल में एक केस का बता दें इन्होंने फैसला किया, एक केस का को फैसला कर दिया। सर एक और ब्रेक, मैं इसलिए ब्रेक ले रही हूँ। तो आपने एक दफा दिया, उनको 2 दफा टाइम दिया। नहीं 2 दफा नहीं दिया, उनको भी दिया, में 1 दफा। अब 3 दफा बोल चुके हैं, मैं सिर्फ 1 दफा बोल रहा हूं। आपके पास आऊंगी, आपका पूरा टाइम लूंगी। शुरू इसलिए नहीं करी कि आपकी बात को बीच से काटना नहीं चाह रही। ब्रेक लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब तो स्टूडियो में आते ही इसी क्लिप का जिक्र करते हुए आए थे, तो इनके बाद बहुत कुछ होगा इस हवाले से कहने से। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद। जी सदाकत अब्बासी साहब, देखिए जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो कहा है वो सबको पता था, लेकिन एक दफ़ा री इन्फोर्स हो गया कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत जिस तरह जा रही थी, अभी तो उन्होंने कहा मईशत ख़राब थी, इनके अपने दौर का इक़्तिसादी सर्वे कहता है कि पाकिस्तान की तारीख में 2005 के बाद 6% ग्रोथ पहली दफ़ा आई, और उसके 3 महीने बाद जब इमरान खान साहब ने और शौकत तरीन ने भी सबको बताया जो मैटर करते हैं, अगर इस वक्त हुकूमत अनस्टेबल हुई तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत गिर जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आज सर्वे आया है जो इन्फ्लेशन का 28% इन्फ्लेशन है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो किधर जा रहा है, रिजर्व कम होना। तो मैं आप आधे पार्ट से आप इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन पूरे पार्ट पूरी बात जा रहा हूँ, वो जो फाशिज्म का जिक्र कर रहे मैं हैं, उसी पे मुझे अगर आप मौका दें, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बात किया बिल्कुल वही बात थी कि पाकिस्तान को उन्होंने बेचा। इमरान खान साहब ने शुरू से कहा था ये एनआरओ चाहते हैं, यही एनआरओ था, और वो उन्होंने कहा कि जी अगर वो जजेस लग जाते केस सारे कंक्लूड होते, 10 साल के लिए 15 साल के लिए साहब आए एहतसाब करने थे, अगर वो एहतसाब का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता, ये सारे लोग जेलों में जाते, सारे नाअहल हो जाते, और अक्सरियत इनकी ऐसी थी। आप देखें ना, सुने आज की कैबिनेट के 60% लोग उन केसेस में जमानतों पे हैं, तो इसका क्या मतलब है? नवंबर की तकर्रुरी का क्या ताल्लुक? नहीं, नवंबर की तकर्रुरी भी उन्होंने ही को कहा है ना कि नवंबर की तकर्रुरी से पहले चीजें मैनेज हुई। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी एनआरओ डील हुई जिसकी वजह से इनके केसेस खत्म हुए। अब दूसरी बात ये कि मईशत का क्या हाल है। आज आप देख लें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस इम्पोर्टेड रजीम ने अपने केस माफ कराने के लिए आज तारीख में सबसे हर चीज महंगी है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब 3 रुपए बढ़ती थी तो आप कहते थे पेट्रोल पंप गिरा है, आज 60 रुपए बढ़ रहे हैं और हर तरफ खामोशी। पता नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों, आम पाकिस्तानियों का तो कत्लेआम हो रहा है, ये माशी कत्ल है। अब फाशिस्ट, हम फाशिस्ट थे, एक सियासी मुकदमा बनाए किसी को प्रोटेस्ट करने पे, बिलावल यहाँ आए कांपे टांगने वाली मार्च लेके, मौलाना फजल रहमान आए, मरियम और शहबाज हमजा शहबाज आए, क्या इन महंगाई कम करने के लिए। आज महंगाई देखें, किसी एक पे ना हमने आंसू गैस मारी, सुने ना हमने कोई लाठी चलाई, ना हमने कोई केस बनाया। फाशिस्ट कौन है? फाशिस्ट ये है जिन्होंने हमारी औरतें 70 साल की औरतें डॉक्टर यास्मीन जैसी की गाड़ियों तोड़वाई,
औरतों और मैं- बच्चों मैं पे जरा जहरीली वापस आती हूँ। गैस में लोगों को सुने ना, बिल्कुल लोगों आपने को मुझे पता मुझे है, मुझे लोगों को टाइम एक पता बात है, मैं हमने वो कहता हूं। दिखाए हैं, आपको वीडियोस दिखाए हैं हमने 12 सेकंड सरदार साहब ने कहा है कि मुझे टाइम दे तो दें ना, आप प्रोग्राम में लिया दें। था। सुने, नहीं नहीं, बात सुने, बात में तजिया क्या करूं कि फाशिस्ट मैं कौन है बोलूं। जो औरतों और बच्चों पे सर, जहरीली हो गई, गैस बात मारे? रिपीट ना करें। फाशिस्ट कौन है जो जर्नलिस्ट को पे FIR कराए? फाशिस्ट कौन है? मैं सारी जिंदगी में मेरे पे कभी FIR नहीं हुई, आज मैं भी पता नहीं कितनी दफात का वो तो मुल्जिम हमाद अजहर साहब भी इसलिए कह कि रहे थे मैंने कि आज सोचा भी नहीं एहतजाज था किया है, कि तो जब ये ये फाशिस्ट बैठक से है। निकलने एक की बात, बात आखिरी होगी, बात, सर, एक सेकंड, आखिरी आप बात रुक सुन ले, जाएं। आखिरी मेरी बात भी मैं तो सुन सारे लें। लोगों को दावत देता हूं, कल की जो महंगाई इन्होंने की है, कल रात को हम हर जगह निकल रहे हैं, इस महंगाई इंपोर्टेड हुकूमत की आप इस निकल डील- चुके हैं। इस डील अच्छा, के मुझे मुकाबले जरा में बात करने लोग निकले कल रात को 10 बजे अच्छा, ठीक है। इमरान खान के साथ, ताकि अच्छा। इनकी महंगाई जो है उसका खात्मा हो। एक सेकंड, एक तो सेकंड, ये एक सारी सेकंड, बातें अब्बासी साहब, वो है, जनरल साहब से इसीलिए बात मनी करने दें। आप अरे, एक सेकंड। सेटअप पे ये कभी कुछ ना कर सर, पाते। जनरल साहब आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी, जी, मैं बहुत आपसे शुक्रिया, पूछना बहुत चाह रही हूँ, शुक्रिया। ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने, सर खुर्रम जी, दस्तगीर मैं- साहब ने ये पहली जो बात तो बात ये की मैंने है सुन लिया। और उन्होंने लिंक किया। जी सर, जी सर, जी सर। आपका सवाल सुन लिया। देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने तो रीइंफोर्स किया है जो PTI कह रही है उसकी बात को, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब थ्रू ये कहते रहे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को NRO भी नहीं दूंगा, लेकिन फिजिकली किसी को छेड़ा उन्होंने या किसी को मारा, ये देखने की बात है। अब ये है कि फाशिस्ट कौन है, मैं आपको चंद एक चीजें गिनवा देता हूँ आपकी टीवी के ऊपर, मैं फैसला नहीं करता, आप फैसला कर लीजिए। एयान अली का जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसकी मनी लॉन्ड्रिंग को, उसके साथ क्या हुआ? जो बेनजीर शहीद भुट्टो साहिबा का कोई ऐसा जो जानता था उनका बॉडीगार्ड, उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ मॉडल टाउन में? और जितने लोग अभी इन्वॉल्व थे जो बहुत सारी चीजें जानते थे, दीगर यके बाद दीगरे सारे इन दिनों में मारे गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। मैं कोई जज नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन अगर आपके नाज़रीन ने फैसला करना है कि फाशिस्ट कौन है, तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया जिससे अंदाजा हो सकता है कि फाशिस्ट है कौन असल में। ठीक है सर, लेकिन मैं फिर वही सवाल आपसे दोहराने की जसारत करूंगी कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि जो नवंबर की अहम तकर्री थी और वो जो गठजोड़ था वो ये था कि 10 साल 15 साल के लिए पूरी की पूरी उस वक्त की अपोजिशन को नाअहल कर दिया जाए और फिर 10 से 15 साल खान साहब जो हैं वो रूल करें। सर, क्या गठजोड़, कौन सी तकर्री, ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैं जो मेरी समझ में आता है, ये पूरी चेंज के जो वजूहात है उसमें ये एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन मैं आपको गिनवा देता हूँ वजूहात। नंबर 1 वजह चेंज इन फॉरेन पॉलिसी जो कि शिफ्ट हो रही थी। नंबर 2, बाप और बेटा के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी और वो जेल में जाने वाले थे। नंबर 3, नवंबर में एक बहुत अहम तकर्री होने वाली थी जिसमें ये बात हो सकती है जो खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे हैं। और नंबर 4, कुछ लोगों को ये खदशा था कि ऐसा ना हो कि इमरान खान ये जो खराब इकोनॉमिक सूरत हाल है इसमें से कहीं मुल्क को निकाल के ना ले जाएं और अगली दफा भी हम इंतखाबात ना जीत सकें। ये 4-5 वजूहात जो हैं ये इस चेंज की वजह है। मेरे ख्याल में मैं गलत हो सकता हूँ। ओके फाइन, चले खोसा मैं साहब सिर्फ एक और उससे ब्रेक लें। अभी जो बिल्कुल जज नहीं साहब सर। ने बात की है 100% यही वजूहात यही- है और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे आप खोसा चले, साहब सवाल का ने जवाब नहीं स्टैम्प मिलेगा। चाहिए थी ना, यही अब्बासी वजह साहब थी की इंपोर्टेड स्टैम्प हुकूमत चाहिए थी की, मुझे। अगर ना सर, होती, ब्रेक लेने दें, सुने, ब्रेक ना लेने होती आज पाकिस्तान अभी की देखिए, मैशत खोसा का जो साहब बेड़ा वो शिकायत गर्क करेंगे किया जो आपने वो की सिर्फ इन्हीं मुकदमात मुझे के लिए ब्रेक हुआ। लेने दे, ब्रेक से वापस आऊंगी। आज आपने लाहौर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की है, बड़े दबंग किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं कि ये गलत है कि पंजाब में हमारी मुझे ख़त्म हो गई है, GB में ख़त्म हो गई है, हम वापस आएंगे, इस दफ़ा शेयर नहीं लेंगे, पूरी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन उनका एक जुमला, हम मुझे एक जुमला ऐसा देते हैं, पंच लाइन जरदारी साहब, ये हमारी कब सुनते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब सुनते हैं। किससे मुखातिब थे? ब्रेक साहब से आती हूँ तो खोसा साहब से जानूँ। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। खोसा साहब, ये हमारी कब सुनते हैं, जब ज़रूरत होती है तब सुनते हैं, कौन सर? देखें, जनरल साहब ने बात आपकी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुझसे आप क्यों तवक्को करते हैं कि मैं उस सवाल का जवाब दूं? आपने सर, जनरल साहब ने खुल के जवाब दिया। ना, बिल्कुल नहीं जनरल साहब ने दिया खुल के जवाब दिया। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। आपने अच्छा, नवंबर आप का दे दें। पूछा था। अच्छा, आप आपने दे दें। नवंबर का मैं तो कुछ आप दे जिस तरह दें। देखें, जिस तरह शुगर कोटेड अल्फाज में वो जरदारी साहब ने कहा, उसी शुगर कोटेड तरीके से मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जनरल साहब तो बिल्कुल नवंबर को गोल ही कर गए ना। उन्होंने तो सारा का सारा मलबा उठा के
हमारे ऊपर या उनके ऊपर डाल दिया। देखिए मॉडल टाउन का सानिया, मैं सबसे पहले जो है वहां मॉडल टाउन के हक में था और बिल्कुल कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने भी ये किया है फैसिस्ट। बाकी दो जनरल साहब ने जो केसेस की बात की है, मैं उसमें जाती तौर पर वकील हूं और मैं जाती जानता हूं कि उसमें जो है चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की बात थी या इन्होंने दूसरे केस की बात की, मैं दोनों में वकील रहा हूं और दोनों में यकीन करें कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए फैसिस्ट बात ना करें। फैसिस्ट जो भी है वो एक टेंडेंसी होती है, एक जहनियत होती है, एक रऊनत होती है और रऊनत जो है माशाल्लाह कूट कूट कर पीटीआई के चेयरमैन में भरी हुई है। वो आज भी जो है वो सियासी बसीरत नहीं। जब बाकी रहा ये है कि आपको पता है बड़े पते की बात करते हैं और हम तो पहले दिन से सिलेक्टेड कहते रहे और सिलेक्टेड का आपने सबूत देख लिया। अब वो जो सेल बना था, आप अगर सारे दौरे देख लें तो पहले कौन जाता था और उसके बाद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे। फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा था? पार्लियामान में जो फाटफ का हुआ, ये लेजिस्लेशन जो है किसने इनको किया? सेनेट को किसने चेयरमैन को वोट फिर आपने क्यों बाइकआउट किया? चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके खोसा साहब, ठीक है जो भी है बाहर के, ठीक है खोसा साहब, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, मुझे दो इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लेने हैं, टाइम मेरे पास कम है। जल्दी से मुझे बताएं जरा अब्बासी साहब, महंगाई मार्च पे आ गए, वो साजिशी बयानिए का क्या हुआ? उस लॉन्ग मार्च का क्या हुआ जो होनी थी? बिल्कुल महंगाई की वजह कोई और नहीं है। हाँ। जो खुरम दस्तगीर ने कहा, जो आपने मुझे पूरी बात नहीं करने दी, वो यही है कि इन्होंने अपने केसेस भुगतने थे। ये हमें कह रहे लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे? ये हमें कहते थे हम सिलेक्टेड हैं, ये हमें कहते थे हम नाअहल हैं। तो आप सिलेक्टेड हैं कहाँ के? आपके को सिलेक्ट करने वाला वॉशिंगटन, दिल्ली और टेल अवीव, ये इनका नेक्सस है। जो हमें कहते हैं ना कि हम बड़े आइसोलेट हो गए थे, ये उधर का नेक्सस है। नंबर 2, आप नाअहल तरीन है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से एक हंसता खेलता मुल्क जो 6% की ग्रोथ पे था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थे, रिकॉर्ड आपका टैक्स रेवेन्यू था, मुल्क की आमदनी बढ़ रही थी, रोजगार बढ़ा था, आपने तबाह करके रख दिया। तो कल तो आपने जो सवाल जवाब ही तो सुने ना। अरे तो जवाब देते ही नहीं आप, पूरी तमीज़ बात करके तो जवाब और जल्दी बड़े एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद की आ रही है। जनरल साहब एक आखिरी क्वेश्चन है जो मुझे जरूर पूछना है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी बारहा कहती है, डीजीएसपी बारहा कहते हैं हम सियासी नहीं है, हमें सियासत पे ना घसीटत है, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है वो बड़ा दुख और बड़े तकलीफ की बात है। कल उस ट्वीट के बाद जनरल साहब ने पता नहीं कितनों को ब्लॉक किया DGISPR ने, उसके बाद किसी को वो फॉलो नहीं कर रहे, बड़े गलत किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं। सर इनका अजाला इनकी कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, और ये जो साख को आपको लगता है नुकसान पहुंच रहा है? जी, इसमें पहली बात ये कोई शक नहीं, जो कुछ आपने कहा ऐसे ही हो रहा है और ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इसमें एक दो बातें जानने की, एक तो ये कि इसमें दुश्मन बहुत हेलो, हमेशा मेरी आवाज थोड़ी लेट हो जाती। इसमें जो है ना दुश्मन बहुत कार्रवाई करता है। वो जो पहले रखना पैदा होता है छोटा सा, उसको फिर वो गहरा करता है, उसको फिर वो चौड़ा करता है। ये बहुत सारे बॉट्स काम कर रहे हैं जो कि इंडियन बेस्ड है और बाहर से बेस्ड है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें दुश्मन फायदा उठाता है जब थोड़ा सा भी रखना पैदा होता है अवाम और फोर्सेस के दरमियान, तो उसको वो और गहरा करता है और बढ़ता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं DGISPR को ये सजेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, कि वो भी ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। ये किसी और के जिम्मे होना चाहिए, ये हुकूमत के जिम्मे होना चाहिए। फौज पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत करती है, फौज की इज्जत की हिफाजत और लोगों को करनी चाहिए, अवाम को करनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए। और फौज खुद इसकी कोशिश करेगी तो शायद इतनी कारगर नहीं होगी, इसलिए कि वो तो खुद एक उनको पार्टी समझा जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हाइब्रिड वॉर है, इसके जो नॉन्सेस हैं, इसके जो तौर तरीके हैं, उसको फौज को समझना चाहिए, वो एक्सपर्टीज अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। ये आज की जो जंग है, ये तोपों टैंकों की जंग नहीं है, ये यही मीडिया की जंग है। और जब तक इसमें आप कोई स्पेशलिटी नहीं लेकर आएंगे तो ये आपके ऊपर हमले होते रहेंगे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, खोसा साहब बहुत शुक्रिया, अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।